किसान भाई और बहनों नमस्कार। सजीव फोन इन कार्यक्रम कृषि दर्शन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका मित्र सुदेश श्रीवास्तव। किसान भाइयों, कहते हैं बचाव में ही सावधानी है, यानी अगर हमको अपनी बीमारी को बढ़ाना नहीं है तो उससे शुरू होने से पहले ही रोकना पड़ेगा। और इसलिए ये बात तो अब सिद्ध भी हो गई ना भाई। कोरोना काल में हमने देखा कि वैक्सीनेशन ही सबसे अच्छा उपाय है। अगर वैक्सीन लगवाया है, आप बीमारी से बचे हुए हैं। लेकिन जब बात हम खेती की करते हैं तो खेती में बीजों को श्रृंगार करना पड़ता है। बीमारियों से बचाव करने के लिए उसे पहले से ही उपचारित करना पड़ता है। क्या है सही बीजोपचार की विधि? बीज को बोने से पहले हम कैसे तैयार करें? आइए इस विषय पर एक अच्छी सी बातचीत हम करने जा रहे हैं डॉक्टर आशीष श्रीवास्तव जी के साथ। डॉक्टर साहब, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मित्रों, नमस्कार किसान भाइयों। डॉक्टर साहब जो हैं ये कृषि महाविद्यालय गंज बासोदा में साइंटिस्ट हैं, प्रोफेसर हैं और साथ ही किसानों के बड़े मित्र हैं। डॉक्टर साहब, बातचीत हम करें, बीज उपचार का महत्व क्या है? क्यों करे किसान भाई बीज उपचार? वैसे तो कुछ इस प्रश्न का जवाब कुछ तो आपने ही दिया है। जी जी जी। बीमारियों से अच्छा उसका बचाव करना जी। और हमेशा ये जो है सामान्य तौर पर हम लोग आम भाषा में इसका उपयोग करते हैं। तो फसलों में बहुत सारी मृदा जनित और बीज जनित बीमारियां लगती हैं और इन बीमारियों का खड़ी फसल पर कोई भी उपचार नहीं है। और एक बार बीमारी आ जाने से फसल की पैदावार में काफ़ी गिरावट देखी गई है, मुख्य रूप से मृदा जनित बीमारियों में। तो इन सब से बचाने के लिए, और बीज उपचार सिर्फ इसलिए नहीं कि बीमारियों से बचाना, बीज उपचार करने से अंकुरण प्रतिशत में तो बढ़ोतरी होती है, साथ में पैदावार में लगभग 10 से 15% तक बढ़ोतरी देखी गई है। डॉक्टर साहब, होता यह है कि किसान भाई कीड़ों को तो जानते हैं और जहाँ फसल में छेद हुए और उन्होंने लपक के कीटनाशक का छिड़काव करना शुरू किया, लेकिन बीमारियों के बारे में किसानों की समझ थोड़ी सी कम होती है या उस तरफ लापरवाही भी ज़्यादा होती है। तो क्या वो मूक पौधे जो कह नहीं पाते अपनी बात, अपनी बीमारी को किसी तरह से चतला पाते हैं? बिल्कुल सही बात है कि आमतौर पर जब किसान फसल को बो देता है तो कई बार स्थिति ये देखने को मिलती है कि जैसे ही पौधा उगा और उगने के तुरंत बाद वो कभी पीला पड़ जाएगा, कभी उसकी जड़ों में गलन आ जाएगी, तना सड़ जाएगा और पत्ते पर जो है अनियमित आकार के धब्बे देखने को मिलते हैं, जिससे कि बहुत ज़्यादा हमारे किसान भाई कंफ्यूज होते हैं। ऐसे कोई भी सिर्फ लक्षण दिखते हैं, मतलब ऐसा कुछ भी नहीं दिखता जिससे कि वो बीमारियों को पहचाने, क्योंकि कई बीमारियां एक पौधे पर, अगर चने की बात करूं मैं तो चने में उगरा रोग भी हमारे किसान भाई काफ़ी ज़्यादा परिचित हैं, क्योंकि ये बहुत नुकसान होता है चने की फसल में। सूखा जड़ सड़न रोग है, तना सड़न रोग है, और सारी ये जो बीमारियां हैं ये मृदा जनित हैं और साथ में बीज के माध्यम से भी ये आती हैं। अगर मैं गेहूं की बात करूं तो गेहूं में कंडवा रोग है, ईयर कॉकल डिजीज़ है। ये सारी जो बीमारियां हैं आंतरिक बीज जनित हैं, जिनका खड़ी फसल पर किसी भी प्रकार से नियंत्रण संभव नहीं है। जी डॉक्टर साहब, हमारे किसान भाई हमसे ज़रूर बातचीत करना चाहेंगे। आपको फ़ोन नंबर वैसे मालूम है, लेकिन फिर एक बार दोहरा देते हैं। 0755 भोपाल का कोड, 2660049 और 18004001 180023300040। फ़ोन नंबर पता है हमारे किसान भाइयों को, लेकिन फिर भी हमने दोहराए कि आप ज़रूर अपनी बात रखिएगा। और जो कुछ भी परेशानियां आपको आ रही हैं, विशेष रूप से हमने पिछले बार में अनुभव किए हैं, वो हमारे किसान भाई हमसे ज़रूर रखना चाहेंगे। महेंद्र पटेल दमोह के किसान भाई लाइन पर आ भी चुके हैं। पटेल साहब, फिर से एक बार कीजिएगा, हम आपकी बात ज़रूर सुनना चाहेंगे। डॉक्टर साहब, आपने कहा कि कई तरह की बीमारी हैं और बीमारियों को फैलने के कारण भी आपने बताया कि कोई तो मिट्टी से निकल जाती है, कोई हवा से बह जाती है, कुछ पानी से फैल जाती है, बीज के माध्यम से भी। लेकिन बीज के माध्यम से जो फैलती हैं उसका नियंत्रण काफ़ी हद तक हमारे हाथ में है और सरल नियंत्रण है। हाँ, अगर किसान भाई बुआई से पूर्व बीजोपचार कर दें तो खड़ी फसल में बीमारियों से बच सकते हैं। मैं कुछ फफूंदनाशक दवाओं के नाम भी हमारे किसान भाइयों को बताना चाहता हूँ।
मैं सबसे पहले सभी किसान भाइयों से कहना चाहता हूं कि चूँकि अब रबी की मौसम की तैयारी का समय आ गया है और पानी भी लगातार अभी गिरा है और अभी संभावना एक दिन और पानी गिरेगा, तो ये एक बहुत अच्छे इंडिकेशंस हैं। तो हमारे किसान भाई चूँकि इसका हमारे किसान भाइयों को लाभ भी मिलेगा, तो साथ में किसान भाई जो बीज ले रहे हैं उसमें कोशिश ये करें कि बीमारियां तो आना है, तो रोग प्रतिरोधी किस्मों का यदि हमारे किसान भाई उपयोग करते हैं तो काफ़ी हद तक बीमारियों से बच सकते हैं। साथ में बीज उपचार पर हमारे किसान भाई ध्यान दें, जैसे कि अगर जो किसान भाई चना लगाते हैं और चने में उगरा रोग की समस्या हमारे किसान भाइयों को देखने को मिलती है, तो उस स्थिति में हमारे किसान भाई JG 130 है, JG 63 है, JG 74 है, ऐसी कई किस्में हैं जो कि जी, जवाहरलाल नेहरू बहुत कृषि बहुत विश्वविद्यालय सारी किस्में हैं जिनके अंदर ताकत होती है रोग से लड़ने के लिए। महेंद्र पटेल जी फिर से लाइन पर हैं। महेंद्र पटेल दमोह से अपनी बात रखें। जी नमस्कार सर। जी नमस्कार। डॉक्टर साहब को मेरा नमस्कार है। नमस्कार। मेरा प्रश्न ये है कि सर मैं दमोह से बोल रहा हूँ, महेंद्र पटेल ग्रामीण क्षेत्र है हमारा इलाका। जी जी। हमारा प्रश्न ये है कि जैसे अभी वर्तमान में यहाँ दमोह में पूरे बेल्ट में प्याज होती है ना, तो प्याज की जो बीज की रुपाई हो रही है, मतलब पौधरोपण हो रहा है, तो उसमें बीज उपचार भी करते हैं, उसमें बाजार से ले आकर बीज उपचार भी करते हैं, तब भी प्याज का बीज मतलब 15 दिन या 10 दिन का होता है और अपने आप मतलब फसल गिर जाती है सूख कर। तो इसके लिए कोई मतलब वो उपचार या कोई दवा तो बताएं जरा इन शब्दों के साथ। जी जी नमस्कार पटेल सर। जी, धन्यवाद धन्यवाद पटेल जी। आपने अपना प्रश्न मैं समझ गया हूँ। ये प्याज में लगातार समस्या देखने को मिलती है। मुख्य रूप से प्याज में जो है बीमारियों के साथ साथ रस चूसक कीड़े जिसमें कि थ्रिप्स की समस्या काफ़ी ज़्यादा आती है, और जिससे इस प्रकार की जो समस्या है, पीला पड़ के सूख जाना या पौधा उगने के बाद गिर जाना, तो इसके लिए किसान भाई जैसे ही और ये जो है कीड़े आसानी से हमारे किसान भाई देख भी सकते हैं, तो इसके लिए किसान भाई थायोमिथाक्साम अथवा इमीडाक्लोरोपिड में से किसी एक कीटनाशक दवा का अगर छिड़काव करते तो इस समस्या से काफ़ी हद तक जो है बचा जा सकता है। तो दुश्मन दो प्रकार के हैं, बीमारी फैलाने वाले भी बीमारी फैलाती हैं और कीड़े भी बीमारी फैलाते हैं। क्योंकि कीड़े जो है बीमारियों का वाहक का काम करते हैं। मुख्य रूप से जो वायरस जनित बीमारियां हैं, मोजेक है, और तो इसमें रस चूसक जो कीड़े हैं, चाहे वो सफ़ेद मच्छर हो, हरा मच्छर हो, तो ये क्या है, वाहक का काम करते हैं। एक रोग ग्रसित पौधे से स्वस्थ पौधे में बीमारी को फैलाने में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका कीड़ों की हो जाती है। तो कुछ बीमारियों को रोकना है, आपको कीड़े भी मारना पड़ेंगे। डॉक्टर साहब, आपने कहा कि कुछ वेराइटीज़ हैं, कुछ किस्में हैं जो बड़ी दमदार हैं और वो रोगों से बचाव के लिए बहुत उपयोगी हैं। हम जानना चाहेंगे चने में, गेहूं में और इसी तरीके से कौन सी किस्में हैं जो किसान भाई उपयोग कर रहे हैं। जैसे कि अभी मैंने चने की किस्म बताई JG 63 हमारे किसान भाई लगा सकते हैं। उगरा रोग की समस्या है, JG 130 हमारे किसान भाई लगा सकते हैं, JG 74 हमारे किसान भाई लगा सकते हैं, JG 11 लगा सकते हैं, JG 16 लगा सकते हैं, और ये किस्में आसानी से भी उपलब्ध हैं। वे किसान भाई जो मसूर लगा रहे हैं, मसूर में भी उकटने या उगरा रोग की समस्या होती है, तो JL1, JL2, JL3 ये किस्म लगा सकते हैं। ऐसे कई किसान भाई जो गेहूं की जिसमें गेहूं में कंडवा रोग की समस्या काफ़ी देखने को मिलती है, और खड़ी फसल पर जब बाली आती है उस समय बाली जो है ईयर हेड अवस्था में आती है, काली पड़ जाती है, पाउडर हो जाता है। इस प्रकार की समस्या लोग वन में ज़्यादातर देखने को मिलती है। डॉक्टर साहब, एक प्रश्न और ले लेते हैं। ये शिवराज कौरव जी हैं, दमोह के ही किसान हैं ये। स्वागत शिवराज जी आपका, और जानना चाहेंगे आपका प्रश्न। जी शिवराज कौरव जी, दमोह के किसान, अपना प्रश्न रखें। जी शायद संपर्क नहीं हो पा रहा है आपसे, एक बार फिर से कोशिश कीजिएगा। तो डॉक्टर साहब, आपने कहा कि वो अगली अवस्थाएं, खड़ी फसल में भी कई सारी बीमारियां आती हैं, क्या खड़ी फसल के लिए भी हमको अभी से सावधान रहना होगा? हाँ बिल्कुल, क्योंकि बीमारियों में जो कि मुख्य रूप से मृदा जनित और बीज जनित बीमारियां हैं, इनका खड़ी फसल पर नियंत्रण संभव नहीं हो पाता। तो इसके लिए हमारे किसान भाई के पास दो ही ऑप्शन रहते हैं। पहला तो रोग प्रतिरोधी किस्मों पर, जैसे कि मैंने बताया, उनका हमारे किसान भाई उपयोग करें। दूसरा बीजोपचार पे
बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है। चाहे वो कीड़ों की समस्या, मुख्य रूप से देखा गया है कि गेहूं में दीमक की, जड़माहों की समस्या लगातार बढ़ती जा रही है और किसान बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं और खड़ी फसल में कोई भी इनका नियंत्रण नहीं। इसी प्रकार जैसे कि मैंने बताया कि कंडवा रोग है या गेहूं का ईयर कोकिल डिजीज़ है, ये बीमारियां भी लगातार देखने को मिल रही हैं। तो इस स्थिति में हमारे किसान भाई, गेहूं वाले किसान भाई, कार्बाक्सिन जो फफूंदनाशक दवा है, इसकी 3 ग्राम मात्रा प्रति किलो की दर से हमारे किसान भाई बीज उपचार कर सकते हैं। और इसके साथ साथ किसान भाई कार्बाक्सिन 2 ग्राम के साथ साथ ट्राइकोडर्मा जैविक फफूंदनाशक, इनको भी मिलाकर 4 ग्राम प्रति किलो के हिसाब से गेहूं में जो है बीज उपचार कर सकते हैं। साथ में अगर मैं दलहनी फसल की बात करूं, यहाँ पे मैं थोड़ा सा बात आपसे करना चाहूँगा, क्या अगर बीमारी आ चुकी थी पिछले साल तो किसानों को उस बीज के उपयोग से बचना नहीं चाहिए? नहीं, क्यों नहीं बचना चाहिए। मैं यहाँ सभी किसान भाइयों से कहना चाहता हूँ कि 3 साल पुराना बीज का उपयोग ना करें, क्योंकि इससे रोग प्रतिरोधक क्षमता तो कम होती है, साथ में उत्पादन पर विपरीत असर देखने को मिलता है। तो कहीं ना कहीं 3 साल पुराना बीज का उपयोग ना करें और साथ में कोशिश ये करें कि अगर जैसे गेहूं लगा रहे हैं तो गेहूं में जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर लोगवन लगा रहे हैं तो लोगवन को रिप्लेस करना आवश्यक है। और साथ में बीमारियों से बचने के लिए जो है जो कर्षण क्रियाएं हैं, मुख्य रूप से जैसे कि क्रॉप रोटेशन कर दें, ग्रीष्मकालीन गहरी जुताई कर दें। खरीफ में ऐसे किसान भाई जिन्होंने, हमारे किसान भाई बीज उपचार देख भी रहे हैं साथ साथ ही, जैसे कि बीज उपचार की जो प्रक्रिया है कि ज़्यादातर किसान भाई जो बीज उपचार करते हैं मुख्य रूप से जो है एक पल्ली में जो है बीज पटक लेते हैं, उसमें हल्का सा पानी डाल देते हैं जैसे कि देखने को मिल रहा है, और साथ में जो है उसमें जो है जो अनुशंसित बीज जो फफूंदनाशक दवाएं उनको मिलाकर प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन मैं सभी किसान भाइयों से कहना चाहता हूं कि वे बीज उपचार के लिए बीज उपचार यंत्र का प्रयोग करें। इससे बीज की प्रत्येक बीज में दवा अच्छी तरीके से मिल जाती है और जो मृदा जनित बीमारियां हैं, बीज जनित बीमारियों से काफी, ये जो ड्रम दिख रहा है हमको बीज उपचार का ड्रम, इसकी क्षमता 30 किलोग्राम होती है। तो इससे, और ये जो है कृषि विभाग के माध्यम से सब्सिडी रेट पे भी हमारे किसान भाइयों को आसानी से उपलब्ध है। और अगर एक किसान भाई ले लेते हैं तो कई सारे किसान उससे बीज उपचार कर सकते हैं बड़े सरलता से, क्योंकि इससे काफी किसानों को फायदा होता है। सबसे महत्वपूर्ण फायदा होता है कि प्रत्येक बीज पर दवा की जो एक परत चढ़ जाती है, जिससे कि जो मृदा जनित चाहे वो बीज जनित फफूंद है, उससे हमारा बीज पूरी तरीके से सुरक्षित रहता है। जी डॉक्टर साहब, हम चर्चा जारी रखेंगे, लेकिन अभी समय है एक छोटे से विराम का। अरे सुन तो, मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ, अच्छा, क्यों? ट्रीटेड क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा। बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता। एक बार पुनः स्वागत है आपके अपने कार्यक्रम कृषि दर्शन में। किसान भाइयों, आज इस कार्यक्रम में हम बातचीत कर रहे हैं डॉक्टर आशीष श्रीवास्तव साहब से, जो कि कृषि वैज्ञानिक हैं, और इनसे हम बातचीत कर रहे हैं बीज उपचार जैसे महत्वपूर्ण विषय पर। कार्यक्रम से जुड़ने के लिए आपको फ़ोन नंबर मालूम है 0755-266-0049 और 1800-233-0040। फ़ोन कीजिएगा, अपनी समस्या रखिएगा। जी, एक और प्रश्न हमें मिल रहा है। हमारे किसान भाई अपना नाम बताएं और कहाँ से आप बोल रहे हैं? जी
हाँ बोलिए सर। अमृत सिंह हेलो। जी हैं शाहजहाँपुर के हमारे किसान भाई जी, बोलें। हाँ, मैं अमृत सिंह बोल रहा हूँ सर, नमस्कार। हाँ जी नमस्कार। सर मैं ये पूछ रहा था गेहूं के बारे में, अच्छी उपज देने के लिए गेहूं में एनपीके की मात्रा क्या होनी चाहिए, और एक गेहूं एचआई 1605 इस पूछा उजाला के बारे में जानना चाह रहा था। क्या ये सरबती में आती है, इसकी कैसी क्या उपज है इसकी, ले सकते हैं इसको? धन्यवाद। धन्यवाद। जैसे कि इन्होंने बताया कि मैं यही कहना चाहता हूँ इनसे कि जो किस्म ये बता रहे हैं ये किस्म अच्छी है और इसको लगा सकते हैं। साथ में इस बात पर विशेष तौर पर ध्यान रहें, चूँकि ये जो आज का विषय है उसमें बीज उपचार पर हमारे किसान भाई ज़रूर ध्यान देंगे कि जो फफूंदनाशक दवा जो मैंने कार्बोक्सिन बताई थी उसका प्रयोग हमारे किसान भाई ज़रूर करें। और जहाँ तक बात है संतुलित उर्वरक की, तो हमेशा ही आप इस तरह का रेशो बनाइए कि अब जैसे गेहूं की बात हम करें तो 100-60-40 का रेशो है, 120-60-40 का रेशो है। आपके क्षेत्र की जो मृदा कहती है उसके हिसाब से हमको उर्वरक का प्रयोग करना है। कर सकते हैं। हम बातचीत कर रहे हैं फसलों में बीज उपचार के बारे में। डॉक्टर साहब, क्या सभी फसलें, चाहे वो सब्जियों की हों चाहे सामान्य फसलें हैं, सब में बीज उपचार जरूरी है? जैसे कि हम देख रहे हैं यहाँ पर हाँ। सब्जियों के बीज भी शामिल हैं। इस सभी फसलों में जैसे चाहे वो हम खरीफ की फसलें हैं, रबी की फसलें हैं, जायद की फसलें हैं, सब्जियों, क्योंकि बीमारियां सभी फसलों में लगती जी। हैं और उन फसलों में जो अनुशंसित फफूंदनाशक दवाएं हैं उसकी जो मात्रा है उसके हिसाब से बीज उपचार करके बोना बहुत आवश्यक है, क्योंकि बीमारियों के बचाव का एकमात्र उपाय वो है कि किसान भाई सही समय पर सही फफूंदनाशक दवा का प्रयोग करके बीज उपचार करें। डॉक्टर साहब, पानी गिर गया है पूरे प्रदेश में, बहुत अच्छा पानी गिरा है इस समय में, क्या कुछ फ़ायदे का सौदा देख रहे हैं आप? बहुत फ़ायदे का सौदा है ये जो समय है, जी। क्योंकि लगभग सभी किसानों की जो खरीफ की फसलों की कटाई हो चुकी है और रबी की फसल की हमारे कई किसान भाई रबी की फसल की तैयारी में लग गए। तो ये किसान, मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो पानी है हमारे किसान भाइयों के लिए अमृत है और जिन किसान भाइयों ने धान लगाई उनके लिए भी ये पानी काफ़ी लाभप्रद सिद्ध होने वाला है। तो बस जैसे ही बतर मिलती है हमको अब बोनी कर देना चाहिए। हाँ, जैसे ही बतर मिलती है खेत की तैयारी करके और उसकी बोनी करें, और बोनी से पूर्व ये ध्यान रख लें कि पिछली वर्ष जो फसल लगाई है उस फसल को ज़रूर बदलाव करें। यदि जिन किसान भाइयों ने गेहूं लगाई है तो कोशिश करें कि उन खेतों में चना लगाएं, चने की फसल जिन खेतों में लगाई उन खेतों में गेहूं की फसल लगाई। ये बदलाव जो है बीमारियों से बचाने में काफ़ी कारगर साबित हुआ है। जी डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो हम ये इस पर ध्यान दें कि बीजों में या फसलों में बीमारी लगती ही क्यों है, क्या वजह हो सकती हैं? देखिए, बीमारियां लगने की जो है जो रोगजनक हैं, जिसको हम चाहे वो जीवाणु फफूंद हो या जीवाणु हो या वायरस हो, ये मृदा में या बीज के अंदर पाए जाते हैं। लीजिए एक फ़ोन ले लेते हैं। भिंड के किसान हैं हमारे, राजकुमार शर्मा जी हैं और काफ़ी देर से प्रतीक्षा कर रहे हैं। राजकुमार जी, स्वागत आपका, अपना प्रश्न कर लें। हाँ, अरे ये अच्छा है, जैसे अपन गेहूं की फसल में 29-67 गेहूं बोते हैं तो उसकी पैदावार कैसी है? देखिए, पैदावार तो आप अपने क्षेत्र के कृषि विज्ञान केंद्र और वहाँ के जो कृषि विभाग के कार्यकर्ता हैं उनसे पूछिए, लेकिन पैदावार घटती क्यों है उसका एक बड़ा कारण है बीजोपचार ना करना, और उस पर आप ध्यान से सुनिए कि क्या डॉक्टर साहब सलाह दे रहे हैं। देखिए कि ये जो पैदावार है वो पैदावार एक ही फैक्टर पर निर्भर नहीं करती कि आपने अच्छा बीज ले लिया, उसके लिए संतुलित मात्रा में खाद उर्वरक का प्रयोग करना पड़ेगा। साथ में मुख्य अभी जो लगातार देखने को मिल रहा है कि गेहूं में कंडवा रोग का और जो है ईयर कोकिल डिजीज का जो है काफ़ी प्रकोप देखने को मिल रहा है। देखिए डॉक्टर साहब, इससे बहुत भी तेजी से तैयारी पैदावार चल रही है में जो खेतों है की। हाँ पैदावार में काफ़ी कमी देखने को मिल रही है। तो हमारे किसान भाई इस बात का विशेष ध्यान रखें कि गेहूं को बिना बीज उपचार के आपको नहीं बोना है, और बीज उपचार के लिए कार्बोक्सिन 2.5 से 3 ग्राम प्रति किलो की दर से बीज उपचार में प्रयोग में लाएं। जी, और खास करके जो शुरुआत में पौधे जब तक महीने भर के नहीं हो जाते तब तक जड़ जनित रोग उनको कभी भी मिटा सकते हैं। वो तो शुरुआती अवस्था में तो जो है बीज उपचार काफ़ी कारगर बहुत कारगर सिद्ध होता है। डॉक्टर साहब, जानना चाहेंगे, उकटा जो है चने की ऐसी बीमारी है जो अक्सर लगती है, और चना हमारे प्रदेश की एक प्रमुख दलहनी फसल है। पूरे बल्कि कहें देश में हमारा प्रथम स्थान है चने के उत्पादन में, लेकिन किसान भाई बड़े त्रस्त हैं क्योंकि उकटा लगता है और परेशान करता है और
फसल लंबे लंबे पेचेस में मर जाती है? देखिए, उक्टा एक जो बीमारी है वो मृदा जनित बीमारी है, और इसका जो फंगस है वो फ्यूजेरियम आक्जियोस्पोरम है, जो कि मृदा में पाया जाता है। और इससे जैसे ही किसान जो है रोग प्रतिरोधी किस्मों का प्रयोग ना करे या फिर वो बीज उपचार नहीं करता, तो ये बीमारी जो है खड़ी फसल में लगातार देखने को मिलती है। और ये बीमारी शुरुआत से लेकर फसल पकने तक विभिन्न अवस्थाओं में ये बीमारी लगातार देखने को मिलती है। चूँकि हमारे किसान भाई एक तो सही जो अनुशंसित फफूंदनाशक दवा का प्रयोग नहीं करते। मैं सभी किसान भाइयों से कहना चाहता हूं कि जो जैविक फफूंदनाशक है ट्राइकोडर्मा विरिडी जो है 5 ग्राम प्रति किलो की दर से वो बीज उपचार करें, तो काफ़ी हद तक जो है उक्टा रोग से बचाया जा सकता है। साथ में किसान भाई जैसे कि पहले रोग प्रतिरोधी किस्में, चाहे वो JG 130 हो, JG 63 हो, JG 74 है, इनका हमारे किसान भाई उपयोग कर सकते हैं। साथ में जो है किसान भाई चने के साथ यदि किसान भाई अलसी लगाता है, 4 लाइन चना 2 लाइन अलसी लगाता है, तो काफ़ी हद तक जो है उक्टा रोग से हमारे किसान भाई बच सकते हैं। डॉक्टर साहब, अलसी की बात आपने खूब चलाई, क्योंकि अलसी फसल पर किसानों का ध्यान कम है, लेकिन अच्छी उपज और अच्छा फ़ायदा देने वाली फसल है। अलसी का काफ़ी ज़्यादा उपयोग हो रहा है, लेकिन मैं अलसी के बारे में इसलिए बार बार किसान भाइयों को कहना चाहता हूं कि अलसी एक अतिरिक्त फसल के रूप में हमारे किसान भाइयों को तो मिल ही रही है। साथ में जो चने की फसल के साथ यदि ये अलसी लगाते हैं, तो चने की फसल में जो उगरा रोग से लगभग 10 से 15-20% तक जो पैदावार में कमी होती है, उससे भी हमारे किसान भाई बच सकते हैं। जी डॉक्टर साहब, बल्कि किसानों को चाहिए कि ऐसी मित्र किस्में लगाएं, क्योंकि ये सपोर्ट एक दूसरे को करती हैं। ये एक और बहुत अलसी की एक और खासियत मैं सभी किसान भाइयों को बताना चाहता हूँ। एक तो दोनों फसलों की कटाई का समय लगभग। दूसरा महत्वपूर्ण बात है कि चने में लगने वाली जो चने की इल्ली है, जिसका प्रकोप काफ़ी ज़्यादा जो है चने में देखने को मिलता है, मुख्य रूप से जब घेंटी में दाना भरते समय। तो उस समय जो है चने का जो बैस्क है, वो तो जो चने की इल्ली होती है उसका जो बैस्क है, एडल्ट है, वो जो है अलसी के फ्लावर की तरफ अट्रैक्ट होता है, तो एग लेइंग जो है वो अलसी पर कर देता है। तो इस प्रकार जो है जो चने की फसल जो है चने की फसल जो है इल्ली से भी बच जाती है। ये फेरोमोन ट्रैप हम देख रहे हैं, ये भी अगर शुरुआत से हमारे किसान में लगाते हैं तो कीटों को आकर्षित करके और कम से कम देख सकते हैं कि कौन से कीड़े लग रहे हैं। फेरोमोन ट्रैप जो है काफ़ी हद तक जो कीड़ों की स्थिति का पता लगाने में बहुत कारगर साबित हुआ है। तो हमारे किसान भाई फेरोमोन ट्रैप का उपयोग कर सकते हैं। 1 एकड़ में 4 से 5 फेरोमोन ट्रैप लगा सकते हैं। साथ में मैं सभी किसान भाइयों से कहना चाहता हूँ कि टी आकार की खूंटियाँ, वर्ड पर्चर, यदि 1 एकड़ में 10 से 12 जो है टी आकार की खूंटियाँ अगर हमारे किसान भाई लगा देते हैं, तो प्राकृतिक तरीके से जो पक्षी हैं वो इल्लियों को खा लेते हैं, उससे आसानी से नियंत्रण हो जाता है। लेकिन इस बात का विशेष हमारे किसान भाई ध्यान रखें, जब चने में घेटी में दाना भराने लगता है, उस अवस्था में उनको निकालना भी अत्यंत आवश्यक है। तो हम सिर्फ बोनी से पहले की सावधानी नहीं दे रहे हैं। अब ये टी आकार की जो खूंटी हमारे किसान भाई देख रहे थे जिसमें चिड़िया बैठ सकती हैं, आगे की तैयारी भी अभी से कर लें, हमारे दिमाग में डाल लें कि हमको ये काम आगे चलते हुए करना है। देखिए, ये तो बहुत आवश्यक है। खेती में वैज्ञानिक तरीकों को अपनाकर यदि किसान भाई खेती करता है, तो खेती में जो है काफ़ी अच्छा लाभ होता है। और साथ में जो लागत होती है, जो मुख्य बिंदु हमारे किसानों के सामने रहता है कि लागत बढ़ रही है, तो उसको लागत को भी कम कर सकते हैं। क्योंकि जहाँ जिसकी आवश्यकता है उसके हिसाब से, जैसे कि बीमारियाँ आ रही हैं तो किसान भाई बीज उपचार कर रहा है, रोग प्रतिरोधी किस्में, कीड़ों की अगर सही पहचान होती है तो कीड़ों की अगर सही पहचान है तो कीड़ों के लिए जो है जो अनुशंसित कीटनाशक दवा हैं उनका अगर किसान भाई प्रयोग करते हैं तो जो है कीड़ों का सही समय पर नियंत्रण होगा और उससे होने वाली हानि से तो हमारे किसान भाई बच ही जाएंगे। डॉक्टर साहब, इंटरक्रॉपिंग यानी अंतर्वर्ती शस्य जो है, एक साथ कतारों में अलग अलग फसलें बोना, क्या ये भी कीट और बीमारी को नियंत्रण का एक तरीका है? बिल्कुल सही है, क्योंकि अभी जैसे मैंने एक उदाहरण अलसी का बताया,
अलसी का उदाहरण मैंने बताया, इंटरक्रॉपिंग काफ़ी हद तक कीट व्याधि के नियंत्रण में कारगर साबित हुए हैं। जैसे कि अलसी लगाते तो अलसी से उगरा रोग तो नियंत्रित होता ही है, साथ में जो है चने की इल्ली को भी आसानी से नियंत्रित, क्योंकि अलसी का फ्लावर जो तितली है उसको अपनी ओर अट्रैक्ट करता है, तो वो एग लेइंग अलसी पर कर देती है। इसी प्रकार किसान भाई चने के साथ सरसों भी लगा सकते हैं इंटरक्रॉपिंग के रूप में, 4 लाइन चने की 2 लाइन सरसों की लगा सकते हैं। किसान भाई गेहूं के साथ भी चना लगा सकते हैं। इस प्रकार कई जो फसलें हैं इंटरक्रॉपिंग या मिक्स क्रॉपिंग कीट व्याधि के नियंत्रण में काफ़ी कारगर साबित हुई हैं, और किसान भाई अगर करते हैं तो लागत तो कम होगी, साथ में पैदावार में भी अच्छी खासी बढ़ोतरी होगी और एक अतिरिक्त फसल किसान भाइयों को मिल जाती है। डॉक्टर साहब, सब्जियों का अगर हमारे किसान भाइयों को सुरक्षित उत्पादन करना है तो किन सावधानियों का किसान भाई ध्यान रखें? देखिए, इस समय जो है सब्जी में मुख्य रूप से टमाटर है, गोभी है, बैगन है, सभी प्रकार की कद्दू वर्गीय फसलें हैं, ये सभी खेतों पर है। और मुख्यतः चूँकि जो मौसम की परिस्थितियों के हिसाब से कीट व्याधियों का प्रकोप बढ़ता है, तो सभी किसान भाई समय समय पर खेतों का निरीक्षण करते रहें। मुख्य रूप से चाहे हम बात करें सब्जी वर्गीय फसलों में भभूतिया रोग का प्रकोप काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलता है, मोजेक रोग का प्रकोप काफ़ी देखने को मिलता है, जड़ सड़न, फ्रूट रॉट, फल सड़न, ये प्रमुख रोग देखने को मिलते हैं। जहाँ तक कीटों की बात करें तो फल मक्खी का प्रकोप लगातार कद्दू वर्गीय फसलों में देखने को मिलता है, बैगन में सूट और फ्रूट बोरर का जो है प्रकोप लगातार देखने को मिलता है। तो इस प्रकार जो बीमारियां हैं इनसे बचाव का सबसे महत्वपूर्ण तरीका है कि रोग ग्रसित पौधों को खेतों से बाहर निकालना पहला, उसको हाँ और जला दें, उसको खत्म जला तो दें, और साथ में जो रोग ग्रसित फल हैं जो कि खेत के अंदर गिर जाते हैं उनको भी खेत से बाहर निकालना। साथ में अतिरिक्त जल अगर खेत के अंदर जैसे किसान सिंचाई कर भरा है उसको भी वो बीमारियों को बढ़ाने में काफ़ी कारगर साबित हुआ, तो उसको निकालें। साथ में जो अनुशंसित फफूंदनाशक दवा हैं और कीटनाशक दवाएं उनका प्रयोग करें। शुरुआती अवस्था में हमारे किसान भाई जैविक कीटनाशक दवाएं या जैविक फफूंदनाशक दवाओं का यदि हमारे किसान भाई प्रयोग करते हैं तो जो है बीमारियों से और कीड़ों से बचकर अच्छी पैदावार हमारे किसान भाई ले सकते हैं। और इसके साथ स्वच्छ खेती करना होगी, जहाँ पर खरपतवार ना हो, जहाँ पे फसलों के पुराने अवशेष ना हो, कीटों के ठिकाने ना हो, झाड़ियाँ ना हो, ये सब करना पड़ेगा। डॉक्टर साहब, अभी आज जो प्रश्न आए थे उसमें एक बात विचारनी ज़रूर है कि कुछ किसानों ने बताया कि हमारे यहाँ ये वैरायटी है, ये कैसी है। वैरायटी आपके क्षेत्र में अगर अनुशंसित है निश्चित रूप से वो अच्छी होगी, उसके गुण अच्छे होंगे, उसका उत्पादन अच्छा होगा, वो कीट बीमारियों से मुक्त होगी, तभी उसको अनुशंसा की जाती है। डॉक्टर साहब, और विशेष सलाह आज के लिए क्या होगी? मैं बस सभी किसानों से यही कहना चाहता हूँ कि जो रबी का मौसम है, रबी के जो आदान है सामग्री की व्यवस्था कर लें समय रहते हुए, और ताकि सही समय पर जो है रबी फसलों की बुआई की जा सके। जी डॉक्टर साहब, और एक और महत्वपूर्ण बात जो मैं सभी किसान भाइयों से कहना जी बिल्कुल, हमारे किसान भाइयों को शुभकामनाएं। उगरा रोग की समस्या ज़्यादा आती है, वे किसान भाई चने की बुआई नवंबर के प्रथम सप्ताह में यदि करते हैं, थोड़ा सा बुआई के समय परिवर्तन कर लेते हैं, तो ये उगरा रोग के नियंत्रण में काफ़ी कारगर साबित। धन्यवाद डॉक्टर साहब। डॉक्टर आशीष श्रीवास्तव से हमने बातचीत की। आपको शुभकामनाएं रबी फसलों के लिए, और इसी के साथ हमें आगे दीजिएगा। नमस्कार।